स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे पहले हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ा है, उसके पोस्टुलेट्स को पढ़ा है, तो आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर रेडियस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसका जो स्पीड होता है ऑर्बिट के अंदर, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस को फाइंड करते हैं कि रेडियस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्बिट का इतना रेडियस है। तो सबसे पहले हम उन इक्वेशंस को देखते हैं जो हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसके पोस्टुलेट्स में जो इक्वेशंस हमारे पास आई थी उसको हम देख लेते हैं कि वहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन हमारे पास आया था उसको देख ले तो NH डिवाइड बाई 2 इसके ज़रिए भी हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम में ये रेडियस R ये है हमारे पास, तो यहाँ से भी हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको अगर हम फाइंड करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्टली, तो हमें पता होना चाहिए मास, वेलोसिटी, NH हमें पता है ये कांस्टेंट्स है और ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी और मास भी हमें पता है, ये भी कांस्टेंट है, अगर हमें वेलोसिटी पता हो तो हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता, हमें वेलोसिटी पता नहीं है, हमें सिर्फ कांस्टेंट पता है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम इन दोनों को मर्ज करके एक इक्वेशन ला सकते हैं और उस इक्वेशन के ज़रिए हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हमने मर्ज करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हम रेडियस के लिए एक इक्वेशन ड्रा करेंगे जहाँ से हम रेडियस को फिर कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, यहाँ से रेडियस हम निकालते हैं, तो इनका पहले हम स्क्वायर लेंगे, इस पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट नंबर इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर आप देख ले इसका भी स्क्वायर ले ले, इसका भी स्क्वायर ले ले, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, और इस साइड पर n स्क्वायर h स्क्वायर और 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसको हमने डिवाइड करना है इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से mv स्क्वायर आ जाएगा, इसके डिवाइड पर इस साइड पर क्या आ जाएगा, इसके साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो mv स्क्वायर आ जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r आ जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, और यहाँ डिवाइड में ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिख ले तो z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। इसी को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पता हैं, तो इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसको हम उल्टा करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिवीजन में है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन में इसको शिफ्ट करते हैं तो इसको हम उलट देंगे, 4 पाई ऊपर आ जाएगा और z स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ जो कटिंग होती है उसको हम काट लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये वाला इसके साथ v स्क्वायर के साथ कट जाएगा, इसके अलावा क्या कट सकता है, सही है। इसको अगर हम देख ले m r स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला r, चूंकि यहाँ पर डिवीजन में है सेकंड वाले टर्म के साथ, तो ये फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये r यहाँ पर मैं लिख लूँगा और डिवीजन में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो दूसरी साइड पर क्या आएगा, दूसरे साइड पर अगर हम देख ले तो ये वाला टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा और ये वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो अगर उस वाले टर्म को मैं लिख लूँ NH स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और इसको मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर। अभी यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला टर्म इस r स्क्वायर के साथ कट जाएगा
और इसके अलावा अगर आप देख ले तो 4 के साथ कट जाएगा, पाई स्क्वायर के साथ। और इसके अलावा अगर हम देख ले, सही है, इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो r इस साइड पर रह जाएगा, m इस साइड पर आ जाएगा। तो क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय m इस साइड पर आ गया, पाई इसके साथ आ गया, और z e स्क्वायर और n h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसके लिए, रेडियस के लिए, कि जब हमने इन दो इक्वेशन को मर्ज कर लिया तो वहां से हमारे पास रेडियस के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया, जहां से हम किसी भी ऑर्बिट के लिए हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसको भी हम देख ले तो यहाँ हमारे पास n स्क्वायर और z ये दोनों हमारे पास क्या है, ये वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटम एंड अकॉर्डिंग टू द शेल, कि जिस शेल की हम बात करें, जिस ऑर्बिट की हम बात करें, जिस एटम की हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों वेरी करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम देख ले तो हमारे पास जो h स्क्वायर है एप्सिलॉन नॉट है, ये वेरी नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर मास जो है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है कितना होगा, तो वेरी नहीं करेगा, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। पाई भी हमें पता है ये कांस्टेंट है, ई स्क्वायर चार्ज है ये भी हमें पता है। अगर हम एन स्क्वायर और जेड को देख ले तो ये दोनों वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, इनमें जो इसके हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको जब हम फिट करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आती है। और अगर आप h को देख ले, इसकी अपनी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की अपनी, सबको हम पुट करेंगे यहाँ से हमारे पास, जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास n स्क्वायर डिवाइड बाय z, जिस भी ऑर्बिट की हम बात करेंगे, जिस भी एटम की हम बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को हम पुट करेंगे और वहां से हमारे पास कैलकुलेशन आएगी अकॉर्डिंग टू द शेल, अकॉर्डिंग टू द एटम। अभी हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया है, एक ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है, सॉरी ये भी जनरल है और ये भी जनरल है। लेकिन अगर इन वेरिएबल्स में भी कुछ हमें, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में इस तरह आता है कि ये एक वेरिएबल वेरी करता है, मास वेरी करता है, फॉर एग्जांपल वो हमें सपोज करके देते हैं कि अगर ये मास वेरी करता है, चार्ज वेरी करता है, तो फिर हमारा कैलकुलेशन क्या होगा। तो वहां से हमारे पास इस इक्वेशन के जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम साइड पर लिख लेते हैं। अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय m पाई ई स्क्वायर, और यहाँ से n स्क्वायर बाय z। और अगर हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा बात करते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z, तो ये भी है हमारे पास रेडियस। अभी इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या होगी। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, और क्या वो जो है जो हमारे पास शेल है या ऑर्बिट है या एटम है उस पर डिपेंड भी करता है या नहीं करता। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन अगर देख ले, जो जनरल इक्वेशंस हमने पोस्टुलेट्स के ज़रिए से फाइंड किए हैं, तो वहाँ से हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। mvr इक्वल्स टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। अभी अगर आप इस वेलोसिटी को देख ले तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी के टर्म को एक साइड पर लिख लेते हैं और दूसरे जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसको हम रीअरेंज कर लेते हैं v के लिए, तो हमारे पास आएगा nh डिवाइड बाय m r और 2 पाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी ये वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके देगी कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ अगर आप देख ले, ये है हमारे पास कांस्टेंट है, वेरी भी कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी एक वैल्यू होगी। h हमारे पास कांस्टेंट है, मास हमारे पास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है।
लेकिन अगर हम आर को देख ले तो आर की अपनी एक वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड आउट की है, तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसी को अगर हम पुट करते हैं तो एन एच अपनी जगह पर आएगा, m अपनी जगह पर आएगा, 2 पाई अपनी जगह पर आएगा, लेकिन r की जगह इसको हम लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली यहां से मैं लिख लेता हूं, तो क्या आएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, यहां पर n स्क्वायर भी है, और डिवाइड बाय m पाई और e स्क्वायर, m पाई e स्क्वायर, और इसके साथ z भी है। तो अगर इसको अभी हम देख ले कि इसमें कहाँ कहाँ कटिंग होती है, तो सबसे पहले इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं दोबारा लिख लूँ तो एन एच एम पाई ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय एम 2 पाई, वहीं से हम इस टर्म को लिख लेते हैं एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ताकि आप इसके साथ, तो यहाँ से अगर हम देख लें तो n हमारे पास नीचे भी है ऊपर भी है, इसको हम कट कर लेते हैं। h हमारे पास ऊपर भी है नीचे भी है। अगर हम m को देख ले, m हमारे पास नीचे भी है, पाई हमारे पास ऊपर भी है नीचे भी। अगर हम देख ले और इसमें नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अभी इन वैल्यूज़ को अगर हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से n कट गया, h कट गया, m कट गया, पाई कट गया, यहाँ पर e स्क्वायर रह गया, z रह गया, और नीचे अगर हम देख ले तो 2 रह गया, 2, और एक h रह गया क्योंकि यहाँ पर h स्क्वायर था, तो h एक रह गया। इसके अलावा अगर हम देख ले तो h के साथ एप्सिलॉन नॉट भी रह गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक n भी रह गया क्योंकि n का भी स्क्वायर था। अभी अगर हम इन दोनों को इनसे अलग कर ले, जो कांस्टेंट है, इससे पहले भी इसी तरह हमने किया है, तो z डिवाइड बाय n और e स्क्वायर डिवाइड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर ले, z और n के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम पुट कर ले, e की जो चार्ज की वैल्यू है 2 हमारे पास कांस्टेंट है, h की वैल्यूज़ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर ले, तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा जो किसके इक्वल होगा, जो तकरीबन इक्वल होगा 2.16, तकरीबन इसके इक्वल है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर ले। तो यहां से और इसके साथ क्या आएगा, सिर्फ ये नहीं है क्योंकि हमने z और n को पुट नहीं किया, तो इसीलिए z डिवाइड बाय n ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू फिक्स है, और अगर एटम और शेल ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन एक ये आ गया और इसके साथ एक ये वाला, इन दोनों को हम साइड पर लिख लेते हैं ताकि बाद में जो हम इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन मैंने फाइंड किए है, z स्क्वायर डिवाइड बाय n 2h एप्सिलॉन नॉट, और यही इक्वल है किसके 2.16 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ यहाँ पर क्या है z डिवाइड बाय n। सही है, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए किसके लिए, ये हमारे पास आ गए वेलोसिटी के लिए। अभी इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके साथ साथ टोटल एनर्जी के लिए भी हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जनरल टर्म है वो क्या है, mv² है। तो इसीलिए हमने वेलोसिटी को यहाँ पर लिखा था कि इसको हम पुट कर सके बाद में काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, m हो जाएगा, वेलोसिटी को यहाँ पर पुट कर ले, क्या है इसकी वैल्यू
जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन टू एच एप्सिलॉन नॉट, इसी का हम स्क्वायर लेंगे। इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है उसके साथ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर m/2 और इस साइड पर z स्क्वायर, e की पावर स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा तो e पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर n स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर आएगा और एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देख ले तो वही बात है कि हमने z को और n स्क्वायर को हमने एक साइड पर करना है, उसके अलावा जितना भी हमारे पास टर्म है उसके कांस्टेंट को हमने उसकी वैल्यूज को पुट करना है और वहाँ से हमारे पास उसकी एक वैल्यू आएगी। तो इस z और n स्क्वायर को आप एक साइड पर कर ले, z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, और यहाँ से e का 4 आ जाएगा। इस 4 और 2 को अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, उसके अलावा जितना भी टर्म है उसको हम लिख लेते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म आ गया। अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए एक टर्म है और ये इसकी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे, चार्ज को हम पुट करेंगे, ये h है, ये n स्क्वायर नहीं है क्योंकि n स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो इस वजह से ये n स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, 8h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की, और वो हमारे पास क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके साथ इस साइड पर मैं लिख लेता हूँ क्या, z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम ऑर्बिट को चेंज करेंगे, n को, अगर हम एटम को चेंज करेंगे, z को, एटॉमिक नंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने फाइंड आउट अभी कर लिया है। अगर हम इसको डिफरेंट शेल्स पर, डिफरेंट ऑर्बिट्स पर, डिफरेंट एटम्स पर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमारे पास इसकी अलग अलग वैल्यूज़ आएगी और वहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। वो आप ख़ुद करें कि यहाँ पर किसी डिफरेंट एटम को यहाँ के लिए फाइंड कर लें और किसी डिफरेंट ऑर्बिट के लिए आप फाइंड कर लें, तो आपको कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है या ज़्यादा। तो अभी हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया है, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इसको तो मैंने अभी जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको आपने याद रखना है। जो वैल्यू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए आई है तो वो हमें पोटेंशियल एनर्जी में मदद करेगी। लेकिन चले, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर होगा k q1 q2 डिवाइड बाय r। यह हमारे पास एक जनरल टर्म है कि जब भी चार्जेस की हम बात करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके लिए हमारे पास टर्म ये है। ये स्पेसिफिक फॉर चार्जेस हैं कि चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके लिए हमारे पास ये टर्म है। अगर इसको मैं लिख लूँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए तो ये क्या होगा, ये होगा कि अपनी जगह पर आ जाएगा। Q1 की जगह मैं इलेक्ट्रॉन को पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है दूसरा चार्ज न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के लिए Z और E होगा। ZE क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के जो चार्जेस होते हैं वो सारे हमने काउंट करने हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो हमारे पास जो फोर्स होगा, जो एनर्जी होगी, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये उसके चार्जेस, तो इस वजह से हमने उसके चार्जेस भी लिखा है और इसको भी लिखा है। तो अभी अगर मैं देख लूँ इसको तो R हो गया ये। स्टूडेंट्स जो हमारे पास चार्ज होता है
वो प्लस माइनस होता है। हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्लस चार्ज में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज में होता है। तो अगर हमने जो चार्ज भी पुट करना है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्पेसिफिकली, तो उस चार्ज का हमने इसका जो साइन होता है नेगेटिव या पॉजिटिव उसको भी हमने पुट करना है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन की जगह में इसके नेगेटिव साइन को यहाँ पर पुट कर लूँ तो यह मेरे पास नेगेटिव चार्ज इसका आ गया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो माइनस के जेड ई स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाय आर आ जाएगा। अभी ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि यहाँ पर जो आर है इसको हमने पुट करना है और यहाँ पर जो के है इसको हमने लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो माइनस जेड ई स्क्वायर आ जाएगा और 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो के की वैल्यू है, और इसके साथ आर की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। आर की वैल्यू को अगर हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख लें आप। तो यहाँ से एच स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर ले, तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एन स्क्वायर, और जो दूसरा डिवाइड में आएगा तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लूँगा। तो यहाँ पर वो आ जाएगा m पाए ई पावर 2 और z आ गया। अभी स्टूडेंट्स इसी टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन और उसका जो टर्म था वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ से z यहाँ पर भी है तो ये z स्क्वायर हो जाए। पहले हम कटिंग कर लेते हैं कि इसमें क्या कटता है। तो अगर हम देख ले ये वाला पाई ये इस वाले पाई के साथ ख़त्म हो गया, m नीचे नहीं है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को देख ले, एप्सिलॉन नॉट ऊपर नहीं है, एच स्क्वायर ऊपर नहीं है, एन स्क्वायर ऊपर नहीं है। तो अगर अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो z का स्क्वायर आ जाएगा माइनस z का स्क्वायर आ जाएगा, ई पावर 4 आ जाएगा क्योंकि 2 है। और अगर हम m को देख ले, m और डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट को अगर हम देख ले तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास n का स्क्वायर और h का स्क्वायर आ जाएगा और h का स्क्वायर। अभी इसी टर्म को अगर आप देख लें तो इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्यों करूँगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि मैंने इसको 8 बनाना है, और 8 इसको मैंने क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पर जो ये सारा टर्म है, अगर आप इससे पहले काइनेटिक एनर्जी के टर्म को देख ले तो ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर 4 है और वहाँ पर 8 था। तो मैं उसकी तरह इसको बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अगर मैं इसको उसी तरह बनाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 2 के साथ डिवाइड भी करूँगा और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा, कि जिससे ये वाला 8 बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ जब डिवाइड किया तो वो डिवाइड वाला 2 यहाँ पर आ गया, ये इस तरह हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 8 आ गया। तो अगर मैं इसके अलावा जितना टर्म है उसको लिख लूँ z स्क्वायर ई पावर 4 m डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अभी ये वाला टर्म हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, और काइनेटिक एनर्जी का टर्म हमें पता है कि वो किसके इक्वल है? 13.6 के, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और सॉरी ये z स्क्वायर और n स्क्वायर इसको हम निकालेंगे क्योंकि वहाँ पर भी हमने इसको निकाला था n स्क्वायर। इसके अलावा जो टर्म है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ये वाला डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये -2 यहाँ पर आ गया। अभी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ से ये वैल्यूज़ आ गई, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया आसानी के साथ। अभी हम टोटल एनर्जी की तरफ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की, इसका अलग एक कंसेप्ट है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के अगर इस कंसेप्ट को देख ले डिटेल के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये है हमारे पास एक एटम, ये हमारे पास एक एटम आ गया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स है। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसको किसको हम कहेंगे?
पोटेंशियल एनर्जी किसको हम कहेंगे, पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एक एटम आप देख ले, कह ले इसको, आप इसको एक चार्ज कह ले कि पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इसके मैं करीब लाऊंगा, एक और पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और सिर्फ ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लाता हूँ तो वो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, जो एनर्जी मैं लगाऊंगा वो उसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं इसके करीब लाऊंगा तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, जो एनर्जी मैं लगा रहा हूँ वो इसमें स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी स्टोर को, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हो गई है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर मैं इसको उलट दूं, ये मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस थे या दो नेगेटिव चार्जेस थे, लेकिन अगर मैं इसको उलट दूं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, अभी मैं इस दोनों को करीब नहीं ला रहा, मैं इसमें एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको इस तरह छोड़ दिया और ये खुद ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर ये खुद अट्रैक्ट हो रहा है, खुद मोशन कर रहा है, खुद ही इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव की तरफ ये जा रहा है, नेगेटिव की तरफ ये जा रहा है। तो इस वजह से, और इसका मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इतनी एनर्जी हम इसको देंगे तो ये ज़ीरो पर चला जाएगा, ज़ीरो पर। ये नेगेटिव है, अगर इतनी एनर्जी हम इसको दे दे तो ये ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी पर जाएगा। उसके बाद जब और हम इसको एनर्जी देंगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पर जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है कि नेगेटिव चार्ज का ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो अभी हमने इसका ये भी फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर हम इसके उसकी बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, तो इसी को हम पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को हम पुट ऑन करेंगे वहाँ पर इक्वेशंस में, और हमारे पास आ जाएगा कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी। तो टोटल एनर्जी हमें पता है वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ से पुट कर लूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² डिवाइड बाय n² प्लस z² डिवाइड बाय n², यहीं से, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। अभी यहाँ से हमारे पास ये दोनों चीज़ें कॉमन है, ये दोनों चीज़ें, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ z² डिवाइड बाय n², और इसके अलावा जो कुछ बचता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी हमारे पास कॉमन है। अच्छा, ये हमने लिख लिया, ये वाले भी ये रहता है, ये हमारे पास -2 इस साइड पर आ जाएगा। अभी अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देख लें तो इसको हमने इसको लिख लिया और यह हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे प्लस n2, ये वाला टर्म हम इस साइड पर लिखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ हमने ये किया है कि टर्म्स को हमने एक साइड और दूसरी साइड पर किया है। यहाँ पर आप ये वाला लिख ले तो आपकी कन्फ्यूजन पर नहीं होगी, और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि यहाँ पर -2 है, सही है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर आ गया, और अभी हम 13.6 को दोबारा लिखेंगे यहाँ, अभी सही हो गया, अभी आपके लिए इजी होगा। तो इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसके साथ जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और z² डिवाइड बाय n²। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, जो कि एटम के अकॉर्डिंग, जो कि ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। लेकिन जो पॉइंट की बात है वो ये है कि ये टोटल एनर्जी भी वही हमारे पास नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने
इसको ज़ीरो पर पहुंचाना है टोटल एनर्जी को, जो कि अभी नेगेटिव है, तो इस पर इतनी ही एनर्जी हमने वर्क करना है, इसको बाहर की तरफ ये एनर्जी हमने लगानी है, तो तभी वो ज़ीरो पर जाएगी। उसके बाद जो हम एनर्जी इसको देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारे पास उसकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया कि जो कुछ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास जो वेलोसिटी, रेडियस, सबको हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके आपने इस पर क्वेश्चंस करने हैं कि रेडियस के लिए ऑर्बिट कौन सा होगा, एटम कौन सा होगा, और सब के लिए इसको हमने वेरी करना है, तो तभी हमें हमारी प्रैक्टिस भी होगी और हमें समझ में भी आएगा।